हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में केटीसी के आज के सेशन में। यह हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। आज मंगलवार 19 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीय संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हम आज का डे। 186 पदक विजेताओं को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां मिली। खेलों के बाद भी राज्य सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आरटीओपी वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को तैयार करना इसका लक्ष्य है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आरटीओपी का प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण किट, अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी। खिलाड़ियों को 25,000 रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भी भत्ता भी दिया जाएगा 25,000 रुपये का। जो खिलाड़ी केंद्र की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे उनके लिए ये योजना है। इसमें 20% सीटें पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई है। पारदर्शिता योजना के बेहतर संचालन के लिए राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति और राज्य प्रतिभा खोज एवं विकास समिति का गठन किया गया है, इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां और प्रमुख खिलाड़ी। राज्य सरकार ने नीति को मजबूती से लागू करते हुए अब तक 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं, जिनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी, कबड्डी आदि खेलों के खिलाड़ी शामिल है। प्रमुख जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है उनमें हम देखें तो रवि बिश्नोई जो क्रिकेट से संबंधित है, माननीय कौशिक शूटिंग से संबंधित है, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, सचिन जो कबड्डी से संबंधित है। राजस्थान पुलिस सेवा में उप अधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। मोना अग्रवाल पैराशूटिंग को प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के पद पर खेल कोटे के तहत नियुक्ति दी गई है। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। जयपुर में एक अत्याधुनिक राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर की खेल सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। खिलाड़ियों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह स्कीम लागू की है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है। इसके अलावा खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी इसके तहत दी जा रही है। 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1,786 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने लगभग 40 करोड़ 12 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। यह राशि खिलाड़ियों को बिना किसी आर्थिक तंगी के बेहतर अभ्यास और भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में मदद करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई तक ये कार्यक्रम होगा। यह अभियान 25 मई गंगा दशमी से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान को लेकर सरकारी कार्यक्रम न रखकर जन आंदोलन बनाने का निर्देश दिया है। इसमें शहरों से लेकर ग्राम स्तर तक आमजन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आमजन को गंगा दशमी के धार्मिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय महत्व की जानकारी देकर जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी आदि की साफ सफाई व जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। पाल पर सघन पौधारोपण होगा। वाटर हार्वेस्टिंग। मकानों और इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वर्षा जल का अधिकतम उपयोग हो सके और भूजल स्तर भी सुधरे। बैठक में जल संचय जन भागीदारी 2.0 और मातृभूमि अभियान की अब तक की प्रगति का रिपोर्ट भी ली गई और प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व अर्जन और कर चोरी पर समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें हम देखें वित्तीय वर्ष के आंकड़े अप्रैल 2026 तक के 11,235 करोड़ रुपए अप्रैल 2026 में कुल राजस्व प्राप्ति हुई है। यह राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष अप्रैल माह अर्थात अप्रैल 2025 की तुलना में 15.71% अधिक रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीक और नवाचार अपनाने पर जोर दिया है। विभिन्न विभागों को कई निर्देश मिले हैं, जिनमें हम देखें तो कर चोरी पर जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही और राजस्व लीकेज को पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए हैं। खान विभाग माइनिंग में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। खनन से जुड़ी गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉलेशन का काम
तेज किया जाए और बंद पड़ी खदानों को नीलाम कर राजस्व बढ़ाया जाने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। वाणिज्य कर विभाग को ऑडिट केसों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। परिवहन विभाग में देखें तो बकाया टैक्स वाले वाहनों को लक्षित वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। आबकारी विभाग में पिछले वर्षों की बकाया वसूली तेज हो, अवैध शराब पर कार्यवाही के लिए मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स में ऑनलाइन ई पंजीयन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए और डीआईजी कार्यालयों में लंबित मामलों को जल्द निस्तारण हो। राजस्व में देखें तो भूमि पर अतिक्रमण पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चलाई जाती है। इसके तहत कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। रेल मार्ग द्वारा 50,000 को और हवाई मार्ग द्वारा 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जाएगी। हवाई मार्ग द्वारा पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की निःशुल्क यात्रा का प्रावधान शामिल है। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मूल निवासी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन का माध्यम योग्य नागरिक स्वयं या ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नए आवेदन जल्द ही देवस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट devdarshan.rajasthan.government.in पर शुरू होंगे। देवस्थान.rajasthan.government.in पर प्राप्त आवेदनों में यात्रियों का चयन लॉटरी, कंप्यूटर आधारित ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। जन आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयकरदाता नहीं होने एवं पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लेने का स्व घोषणा पत्र, मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पूंजीगत खर्च में राजस्थान पिछड़ा। राजस्थान का तय बजट का पूरा हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो पाया है और फिसड्डी रहने वाले राज्यों में शामिल हो गए हैं। कर्ज लेने में राजस्थान आगे रहा है। विकास कार्यों पर खर्च कम करने के बावजूद राज्य सरकार ने तय सीमा से कई अधिक उधार कर्ज लिया है। पूंजीगत खर्च और विकास कार्यों की स्थिति देखें तो तय बजट बनाम वास्तविक खर्च। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय बजट का 56,327.33 करोड़ तय किया था पूंजीगत व्यय बजट का, लेकिन वास्तविक में केवल 29,190.96 करोड़ 96 करोड़ ही खर्च किया है। खर्च का प्रतिशत देखें तो राजस्थान अपने पूंजीगत बजट का केवल 51.82% ही लगभग 51% ही खर्च कर सका है। सबसे कम पूंजीगत खर्च करने वाले देश के सबसे पिछड़े 5 राज्यों में राजस्थान नीचे से दूसरे से चौथे स्थान पर है। जो सबसे कम खर्च करने वाले राज्य हैं उनमें राजस्थान चौथे नंबर पर है। कर्ज और देनदारी की स्थिति हम देखें तो कर्ज और देनदारी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन चिंताजनक संदेश दे रहा है। राज्य सरकार ने बजट में 42,972.06 करोड़ का उधार और देनदारी तय की थी। वास्तविक उधार देखें तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यह कर्ज बढ़कर 71,261.79 करोड़ पहुंच गए हैं। राजस्थान का वास्तविक उधार तय बजट के अनुमान से 65% ज़्यादा है, 165.83% है। राजस्थान का इस पर प्रभाव पूंजीगत खर्च कम होने का नुकसान। समाचार के अनुसार राजस्थान सरकार पूंजीगत खर्च में कम करने से राज्य को निम्नलिखित नुकसान हो रहे हैं, जिनमें स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल व रेलवे जैसी बुनियादी संपत्तियों के निर्माण व विस्तार की धीमी गति हो रही है। निर्माण सामग्री, सीमेंट, लोहा आदि की खपत घटने से स्थानीय उद्योग व्यापार प्रभावित हो रहा है। जनता को मिलने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। नई तकनीक और मशीन न आने से उत्पादन क्षमता और निजी निवेश पर विपरीत असर पड़ रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी सेक्टर। राजस्थान क्या है योजना और रोड मैप देखें तो राजस्थान में ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटिव और सांस्कृतिक उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था। ऑरेंज इकोनॉमी उन्हें कहते हैं जहां क्रिएटिव और सांस्कृतिक उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, वहां उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। को मजबूत करने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने एक नया रोड मैप तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नए ज़माने की डिजिटल और तकनीकी स्किल से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राज्य सरकार ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव भी
तैयार कर रही है। इस पहल से क्या बदलाव आएगा, तो राज्य में ही एनिमेशन और डिजिटल प्रोडक्शन के अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय टैलेंट को काम करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रतिभा का पलायन रुकेगा। स्किल सेंटर युवाओं को वीएफएक्स, गेम डिज़ाइन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग देकर सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। क्रिएटिव स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे फिल्म प्रोडक्ट्स, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री निर्माण से जुड़े स्टूडियो व ट्रेनिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिससे क्रिएटिव स्टार्टअप्स मजबूत होंगे। संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राजस्थानी संस्कृति, लोक कला, परंपराओं पर आधारित डिजिटल कंटेंट को खास तकनीकी सहयोग दिया जाएगा, जिससे स्थानीय कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को नए मौके मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा विभाग का नया निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने ग्रीष्मावकाश में सप्ताह में 2 दिन स्कूल जाएंगे प्राचार्य, प्रिंसिपल्स। आदेश का कारण और उद्देश्य देखें तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय सरकारी विद्यालयों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें गर्मी की छुट्टियों में स्कूल प्रिंसिपल को सप्ताह में 2 दिन स्कूल जाना होगा। बदले में लाभ दिया जाएगा। छुट्टियों में काम करने के बदले इन प्राचार्यों को उपार्जित अवकाश, अर्नड लीव दी जाएगी। यह निर्देश जारी किए राज्य परियोजना निर्देशक आयुक्त स्कूल शिक्षा डॉक्टर रश्मि शर्मा ने। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालय के अधिकारियों, जो सीडीओज हैं, उन्हें और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्व जनगणना, सेल्फ सेंसस। धीमी शुरुआत हुई है। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन जनगणना शुरू हुई है। व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद आमजन ने ऑनलाइन स्व गणना में खास रुचि नहीं दिखाई है। मई के शुरुआती 15 दिनों में प्रदेश के अनुमानित 1.13 करोड़ परिवारों में से केवल 14.74 लाख परिवारों ने ही पोर्टल खोला है। कुल भागीदारी देखें तो कुल अनुमानित परिवारों के हिसाब से ऑनलाइन स्व जनगणना का यह आंकड़ा केवल 12% के आसपास ही रहा है। जो परिवार ऑनलाइन डेटा भरने से चूक गए हैं, उनके घर अब प्रगणक जाएंगे और इस तपती गर्मी में 14 जून तक पहुंचकर ऑफलाइन डेटा जुटाएंगे। अधूरी जानकारी और सबमिशन रेट। सफल सबमिशन 41 जिलों में से कुल 14,74,259 परिवारों ने पोर्टल खोला है, जिनमें से 13,95,367 परिवारों ने सफलतापूर्वक अपना डेटा सबमिट किया है। अधूरी जानकारी करीब 78,892 परिवारों ने पोर्टल पर अधूरी जानकारी छोड़ दी है और सबमिट नहीं किया है। सफलता का प्रतिशत देखें तो पोर्टल खोलकर जानकारी सबमिट करने का प्रतिशत 94.65% रहा है, जो कि तकनीकी रूप से अच्छा है, लेकिन मूल आबादी के कवरेज के मामले में बहुत कम है। ऑनलाइन जनगणना में कमियों का मुख्य कारण रहा है तकनीकी दिक्कतें, जागरूकता की कमी। पहली बार हो रही ऑनलाइन जनगणना के कारण लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। साथ ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें भी आई हैं, जैसे लाइव लोकेशन का न होना। बाधा स्व जनगणना पोर्टल में लाइव लोकेशन का विकल्प नहीं है। अधिकांश लोग अपने घर की लोकेशन खुद से ट्रेस कर ढूंढने में अटक गए हैं। डिजिटल रूप से कम जानकार लोगों के लिए खुद से मैप पर लोकेशन सेट करना बहुत मुश्किल रहा है। इसके विपरीत प्रगणकों को दी गई सरकारी ऐप में लाइव लोकेशन का विकल्प भी मौजूद है। नेक्स्ट हम देखें अनुमानित परिवार और ऑनलाइन जनगणना करने वाले टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जयपुर सर्वाधिक ऑनलाइन स्व जनगणना करने वाले परिवारों में जयपुर स्टेट में टॉप पर आए, जिसमें से कुल अनुमानित परिवार है 12.5 लाख, जिनमें से 2,96,226 परिवारों ने ऑनलाइन जनगणना में आंकड़े भरे हैं। सीकर सेकंड पर रहा है, अलवर थर्ड पर रहा है, जोधपुर फोर्थ पर, फिफ्थ पर भिलवाड़ा, सिक्स्थ पर उदयपुर, सेवन्थ अजमेर, एट्थ नागौर, नाइन्थ भरतपुर, 10th बांसवाड़ा और 11th बाड़मेर रहा है ऑनलाइन स्व जनगणना करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे बकरी के दूध से साबुन शैम्पू प्लांट पाली में बकरी के दूध से बनने वाले साबुन और शैम्पू का प्लांट लगाया जाएगा, जिनके बारे में हम देखें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पाली जिले के सोजत में यह प्लांट लगाया जाएगा। यह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा राजीविका के द्वारा लगाया जाएगा और राजीविका के तहत स्थापित होने वाला प्रदेश का पहला असंगठित गोट मिल्क बकरी के दूध से साबुन और शैम्पू वाला प्लांट होगा। राजीविका के माध्यम से लगाया जाने वाला पहला। इस परियोजना पर करीब 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। नस्ल और गुण, इसमें से सोजत की प्रसिद्ध हैदराबादी नस्ल की बकरियों का दूध उपयोग में लिया जाएगा। इस दूध में प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए बेहद लाभकारी होते हैं।
सोजत नगर पालिका के सामुदायिक भवन में स्थापित होने वाली इकाई से करीब 1000 ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा। परियोजना से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्हें उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऊँटनी के दूध से हाई प्रोटीन पनीर। बीकानेर बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में वैज्ञानिकों ने ऊँटनी के दूध से पनीर तैयार करने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक की टीम हम देखें तो डॉक्टर मितुल बुम्बडिया और राजेंद्र कुमार ने प्रयोगशाला स्तर पर सिट्रिक अम्ल की सहायता से यह पनीर तैयार किया है। दूध उत्पादन में देखें तो ऊँटनी की दूध की जमावट क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें 70% ऊँटनी का दूध और 30% गाय का दूध मिलाया गया है। विशेषताएं और शेल्फ लाइफ देखें तो यह पनीर प्रोटीन और खनिज तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुणों से युक्त है। इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। इसे 5 से 7 दिन तक सुरक्षित खराब हुए बिना रखा जा सकता है। बाजार में मांग बढ़ने पर इसे बड़े स्तर पर कमर्शियल उत्पादन किया जाएगा ताकि आमजन को इसके औषधीय गुणों का लाभ मिल सके। नंदनकानन योजना की वर्तमान स्थिति। देवस्थान विभाग क्या थी योजना, तो शुरुआत 2023 से हुई है नंदनकानन योजना की। देवस्थान विभाग ने 2023 में मंदिरों की भूमि को अतिक्रमण से बचाने और आध्यात्मिक केंद्रों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए ये योजना बनाई थी। इसके तहत वृंदावन की तर्ज पर राज्य के प्रमुख मंदिरों में तुलसी उपवन, पुष्प वाटिकाएं और नक्षत्र वाटिकाएं, छायादार फलदार वृक्ष विकसित किए जाने थे। योजना की विफलता। वर्तमान स्थिति देखें तो जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश चयनित मंदिरों में देखरेख और नियमित रखरखाव के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। पौधे सूख चुके हैं, जमीन बंजर हो चुकी है, वहाँ जंगली घास उग गई है। ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो जयपुर में 32 विभागीय मंदिरों में से 10 से अधिक मंदिरों की पड़ताल में से केवल 2 से 3 मंदिरों में ही पौधे जिंदा मिले हैं, बाकी सभी में पौधे नष्ट हो चुके हैं। पौधा संस्थान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन CSR सस्टेनेबिलिटी समारोह में जयपुर के पौधार संस्थान को बेस्ट NGO ऑफ द ईयर 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्थान के चेयरपर्सन डॉक्टर आनंद पौधार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। यह अवार्ड बिस्लेरी और SLB कंपनी की ओर से सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में दिए गए विशेष योगदान के लिए दिए गए हैं। पौधार संस्थान 1998 से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही एक मान्यता प्राप्त गैर लाभकारी संस्था NGO है। एलवे राजस्थान टैलेंट उत्सव 2026 कटिंग चाय मंच आपके विचारों का संस्थान की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एलवे राजस्थान टैलेंट उत्सव 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ है। इस मंच पर देश भर से आए 50 फाइनलिस्ट ने गायन, नृत्य, कविता, कॉमेडी, बीट बॉक्सिंग, रैप की प्रस्तुतियाँ दी हैं। प्रतियोगिता में रोनिल विजेता रहे हैं, जबकि रुजैन हसन प्रथम रनर अप और दक्षता सिंह द्वितीय रनर अप रहे हैं। विधवा विवाह उपहार योजना की ज़मीनी हकीकत हम देखें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा विवाह उपहार योजना चलाई जाती है। इसके तहत 51,000 की सहायता राशि विधवा विवाह उपहार योजना के तहत प्रचार प्रसार और जागरूकता की कमी के कारण इसे सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। ये योजना पिछले 4 वर्षों में पूरे प्रदेश में से केवल 30 महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकी हैं। ग्रामीण स्तर पर जटिल प्रक्रियाएं, जागरूकता की कमी और शादियों का रजिस्ट्रेशन पंजीकृत न होना इसका मुख्य कारण है। विधवा पेंशन पात्रता रखने वाली महिलाएं पुनर्विवाह के बाद विवाह प्रमाण पत्र के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद राशि सीधे खाते में आ जाती है DBT के माध्यम से। राजस्थानी गीत पधारो हमारे देश की विदेशों में धूम। जयपुर के संगीत निर्देशक रवि पवार द्वारा रचित निर्देशित राजस्थान प्रसिद्ध गीत पधारो हमारे देश की नीदरलैंड में खूब सराहना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान उनके स्वागत में इस गीत को बजाया गया, जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री ने भी की है। यह गीत मूल रूप से 2011 में राजस्थान के प्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया था। जयपुर बना एस्ट्रो टूरिज्म का नया हब। ज्योतिष और आध्यात्मिक विद्या के केंद्र के रूप में जयपुर के विदेशी पर्यटनों स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, अमेरिका आदि का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछले 2 वर्षों में जयपुर आने वाले विदेशी एस्ट्रो पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर्यटक भारतीय ज्योतिष, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा शास्त्र और वास्तुशास्त्र सीखने में परामर्श के लिए 15 से 20 दिनों की विशेष छूट दर पर आ रहे हैं। विशेष टूर पर इससे स्थानीय होटलों, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प बाजारों का
बड़ा आर्थिक फ़ायदा मिला है तथा विदेशी क्लाइंट्स के लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस और स्लॉट बुकिंग की डिमांड भी बढ़ी है। विश्व संग्रहालय दिवस के तहत समारोह का आयोजन किया गया था। जयपुर के अल्बर्ट हॉल और हवा महल स्थित पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया। अल्बर्ट हॉल पहुंचे देशी विदेशी पर्यटकों का तिलक लगाकर पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान के लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अल्बर्ट हॉल पहुंची और पर्यटकों को शुभकामनाएं दी। पर्यटकों ने 300 वर्ष पुरानी मम्मी सहित गैलरियों में रखी 3000 से अधिक पुरावस्तुओं को भी देखा। सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर जयपुर के सिटी पैलेस में 1 माह तक चलने वाले सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज परिवार के सदस्य पद्मनाभम सिंह ने किया। 18 जून तक चलने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को राजस्थान की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और समृद्ध भाषा से जोड़ना है। ताइक्वांडो भारतीय टीम में ट्यूलिप ओझा का चयन। जयपुर की खिलाड़ी ट्यूलिप ओझा का चयन भारतीय ताइक्वांडो टीम में हुआ है। वह 21 से 24 मई तक मंगोलिया के उलान बातर में आयोजित होने वाले सीनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर 46 किग्रा कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके साथ ही राजस्थान के मंजीत चौधरी का चयन अंडर 87 कैटेगरी में हुआ है। जयपुर के ताइक्वांडो सचिव साबिर खान, कोच नितिन जोलिया ने भी ट्यूलिप की इस उपलब्धि को सराहा है। दिल्ली अलवर कॉरिडोर के तहत राजस्थान में चलेगी नमो भारत ट्रेन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल तथा राजस्थान और हरियाणा के बीच आपसी सहमति के बाद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नेटवर्क के तहत दिल्ली से अलवर और सोतानाला तक नमो भारत ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कॉरिडोर रूट देखें तो यह प्रस्तावित कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मुनिरिक्का, एरोसिटी, गुरुग्राम, बावल होते हुए राजस्थान के खेड़थर, अलवर, नीमराणा, बहरोड और सोतानवर पहुंचेगा। परियोजना के मुख्य आंकड़े देखें तो कुल नेटवर्क की लंबाई 196 किलोमीटर होगी। इसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राजस्थान के हिस्से में इस कॉरिडोर की लंबाई 91 किलोमीटर होगी और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली, NCR और राजस्थान के बीच सफ़र बेहद तेज हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भिवाड़ी, नीमराणा जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के द्वारों का नामकरण और नया लोगो। 75 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का विमोचन किया। नए लोगों की विशेषता देखें तो इस नए प्रतीक चिन्ह में राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, विधानसभा की छवियां भी शामिल है, जो राजस्थान की संस्कृति, लोक जीवन और लोकतांत्रिक परंपराओं को दर्शाती है। द्वारों का देखें तो गेट्स का नामकरण किया गया है विधानसभा के गेट का, जिसमें विधानसभा के 13 गेटों को नई पहचान देते हुए उनका विशेष नामकरण किया गया है। जो उत्तरी द्वार है पीतल कर्तव्य द्वार नामकरण दिया गया है उसे, यहाँ से राज्यपाल, स्पीकर, मुख्यमंत्री आदि प्रवेश करते हैं। दक्षिणी द्वार शक्ति द्वार, यहाँ से आम जनता प्रवेश करती है। पश्चिमी द्वार सुशासन द्वार, यहाँ से विधायक प्रवेश करते हैं। पूर्वी द्वार संकल्प द्वार, यहाँ से अधिकारी प्रवेश करते हैं। उत्तरी द्वार मंदिर द्वार, शौर्य द्वार, उत्तरी द्वार मंदिर जिसे शौर्य द्वार नाम दिया गया, यहाँ से विशिष्ट व्यक्ति प्रवेश करते हैं। अन्य बाहरी द्वार विधानसभा भवन के बाहरी द्वारों पर राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे ब्रज, शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती, मारवाड़, मेरवाड़ा, ढूंढाड़ के नाम से समर्पित किया गया है। रिको के नए नियम, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस शुल्क। नया नियम किया है रिको ने। औद्योगिक भूखंडों, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के उपयोग को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। यदि कोई उद्यमी अपने औद्योगिक भूखंड पर लॉजिस्टिक या वेयरहाउस का काम करवाना चाहता है तो उसे अलग से अनुमति लेनी होगी। अतिरिक्त शुल्क, इस अनुमति के लिए रिको बोर्ड ने अतिरिक्त शुल्क तय किया है। यह शुल्क उसे औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की वर्तमान प्रचलित दर से आधा 0.50 गुना होगा। राहत छूट की अवधि देखें तो रिको ने उद्यमियों को एक सीमित राहत भी दी है। इसके तहत 31 जुलाई तक आवेदन करने वालों से यह अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पहले वेयर हाउस का काम कर रहे लोगों को भी लाभ मिलेगा। 31 जुलाई के बाद आवेदन करने वालों पर सामान्य फीस के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देना अनिवार्य होगा। पुराने मामलों में देखें तो जिन लोगों को पहले से वेयर हाउस या लॉजिस्टिक गतिविधि की आधिकारिक अनुमति मिल गई है, उनके पुराने मामलों में इस नए नियम से कोई बदलाव नहीं होगा। सहकारिता विभाग का स्वच्छ सहकार समृद्धि सहकार अभियान।
अभियान की अवधि जयपुर स्थित सहकारिता विभाग में स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान शुरू किया गया है। 29 मई तक इसका आयोजन होगा। जापान की 5S प्रणाली पर आधारित स्वच्छता प्रबंधन प्रमाण अभियान में जापान की प्रसिद्ध 5S तकनीक को अपनाया गया है, जिसके प्रमुख 5 चरण हम देखें। 5S का फुल फॉर्म हम देखें तो सही फर्स्ट का सही, अनुपयोगी और कबाड़ सामग्री को पहचान कर अलग करना। दूसरा है सैटन, जरूरी फाइलों दस्तावेजों उपकरणों को व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से रखना। तीसरा है सैसो, कार्यालय परिसर की नियमित रूप से गहन साफ सफाई करना। चौथा है सेक्सु, कार्यस्थल के कार्य को उच्च मानक स्टैंडर्ड्स विकसित करना। तीसरा है सेसुके, कर्मचारियों में अनुशासित व्यवस्थित और स्वच्छ कार्य संस्कृति का विकसित करना, उनका निर्माण करना रखा गया है। ये 5S आधारित समृद्ध सहकार अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ सरकार समृद्ध सहकार। मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशु चिकित्सा इकाई में गड़बड़ी। योजना का पैमाना देखें तो राजस्थान प्रदेश में पशुओं के घर बैठे इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को संचालित की जा रही है। इस योजना पर हर महीने करीब 9.48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अनुबंधित फर्म को प्रति वेन इकाई महीने 1.77 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इस राशि में डॉक्टर, वेन के चालक और दवाइयों की व्यवस्था शामिल होती है। लापरवाही, धांधली, जमीन हकीकत यह है कि योजना बिना पर्याप्त मॉनिटरिंग और भ्रष्टाचार के साय में चल रही है। पशुपालकों के उपचार की न तो फोटो ली जा रही है, न वीडियो और न ही जियो टैगिंग की जा रही है। नागौर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार गांव में हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करने के बावजूद वैन समय पर नहीं पहुंचती। यदि पहुंचती तो वैन में कोई भी पशु चिकित्सक नहीं होता। कईयों को खुली और पुरानी एक्सपायरी डेट वाली दवाएं थमा दी जाती है। संयुक्त निर्देशक कार्यालय में कागजों में सिर्फ 13 वैनों में डॉक्टर की उपस्थिति दिखाई जाती है, जबकि धरातल पर डॉक्टर अक्सर गायब रहते हैं। ये नागौर जिले की रिपोर्ट भी थी। पंचपदरा में बसा सिंदूर नगर। बालोतरा जिले की पंचपदरा तहसील में एक नवनिर्मित राजस्व ग्राम का नाम भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा से प्रेरित होकर सिंदूर नगर रखाया गया है। ग्रामीणों का संकल्प है कि ग्रामीणों के अनुसार इस नाम का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना और बलिदान की भावना जगाना है। स्वागत पट्टिका मुख्य प्रवेश द्वार पर तिरंगे के रंगों से सजी स्वागत पट्टिका लगाई गई है, जिस पर लगाए सिंदूर नगर राष्ट्रभक्ति, शिक्षा और शौर्य की धरती। नौतपा में गर्मी और ज्योतिष संयोग। तारीख और नक्षत्र देखें तो इस वर्ष 25 मई को दोपहर 3:37 बजे सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे 9 दिवसीय नौतपा की शुरुआत होगी, जो 2 जून तक चलेगी। अर्थात 25 मई से 2 जून तक नौतपा होगा। इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिससे तीव्र गर्मी और लू और बवंडर की स्थिति बनती है। 27 साल बाद विशेष संयोग बना है। इस बार नौतपा के दौरान 2 मंगलवार का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष दृष्टि से मंगल को अग्नि का कारक माना जाता है, इसलिए इस बार गर्मी का प्रभाव अधिक तीव्र रहने की आशंका है। इससे पहले ऐसा संयोग 1999 में बना था। अच्छी बारिश के संकेत है। लोक मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। मान्यता है कि नौतपा के 9 दिनों में धरती जितनी अधिक तपेगी, आने वाला मानसून उतना ही बेहतर होगा और अच्छी बारिश होगी। परंपरा और सावधानी। सनातन परंपरा में नौतपा के दौरान शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथों पैरों पर मेहंदी लगाने तथा दही, छाछ, मक्खन, दूध और नारियल के पानी का सेवन का महत्व है। ज्योतिषों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को धूप से बचने और मांगलिक कार्यों व लंबी यात्राओं में सावधानी बरतने की सलाह दी है। कनाडाई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में भारत के दिनेश शामिल। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत दिनेश को जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भारत दिनेश को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में कनाडा जाने वाले उच्च स्तरीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। यात्रा का उद्देश्य है, यह प्रतिनिधिमंडल 25 से 27 मई तक कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत कनाडा के बीच व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को मजबूत करना है। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा। भारत दिनेश इस मंच पर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे विशेष रूप से भारतीय हस्तनिर्मित फर्नीचर, होम डेकोर, टेक्सटाइल पर और पारंपरिक शिल्प उत्पादों अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने पर बल देंगे। वे 26 मई को टोरंटो में कनाडा भारत ट्रेड इन्वेस्टमेंट समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। खुशी राणा ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक।
ताशकंद में आयोजित अंडर-15 एशियाई मुक्केबाजी एशियन बॉक्सिंग में जोधपुर की मुक्केबाज खुशी राणा ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शहर और देश का नाम रोशन किया है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मुक्केबाजी संघ के सचिव पूनम सिंह शेखावत और खेल प्रेमियों ने उनका अभिनंदन किया है। फसलों में कीट रोग निगरानी हेतु आरआरएस निर्देश। नया सर्वे सिस्टम। राजस्थान कृषि विभाग ने खरीफ और रबी की फसलों को कीटों एवं विभिन्न बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए रैपिड रोविंग सर्वे आरआरएस के नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत फसलों पर कीट व रोगों की सघन निगरानी की जाएगी। बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी की बदहाली कागजों और वेबसाइट तक सीमित है। जयपुर के जामडौली में 10 एकड़ की जमीन मिलने के बावजूद 3 साल पहले अस्तित्व में आई बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास न तो अपना कोई कैंपस है, न कोई कोर्स शुरू हुआ है और न एक ही छात्र वहाँ पढ़ता है। एक भी छात्र वहाँ नहीं पढ़ता है। केवल एक वेबसाइट और 8 कमरों के किराए के भवन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बिल्डिंग में चल रही हैं। बड़ा खर्च और नियुक्तियाँ। पिछले 3 सालों में यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलगुरु, रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक और 6 बड़े अधिकारियों के वेतन, गाड़ियाँ, एसी, फर्नीचर और ऑफिस किराए पर 3.27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिनमें से 2.50 करोड़ केवल सैलरी पर खर्च हुए। अगले महीने प्रथम कुलगुरु का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। प्रबंधन की विफलता। प्रदेश के करीब 197 कॉलेजों को इस यूनिवर्सिटी से संबद्धता देनी थी, लेकिन 3 साल में एक भी कॉलेज नहीं जोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी से सरकार से 91 टीचिंग और 156 नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टिंग मांगी थी, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिली है। कुलगुरु का पक्ष के कुलगुरु देव स्वरूप के अनुसार उन्होंने संसाधनों और फंड के लिए सरकार को 50 से अधिक पत्र लिखे, लेकिन कोई भी सहायता नहीं मिली, जिसके कारण यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मॉडल बनकर रह गई है। अपेक्स यूनिवर्सिटी को मिला CSR अवार्ड। जयपुर के अपेक्स यूनिवर्सिटी को कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू की ओर से CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली के मेरिडियन होटल में आयोजित CSR अवार्ड नाइट 2026 में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर विधांशु जुनीवाल ने प्राप्त किया है। यह पुरस्कार संस्थान को शिक्षा, अनुसंधान, उत्कृष्ट कार्यों के क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए दिया गया है। जोधपुर दिल्ली कैंट के बीच 20 कोच की वंदे भारत चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संभावित जोधपुर दौरे के दौरान पश्चिमी राजस्थान को रेल यात्रियों को जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सहित बड़ी 3 ट्रेनों की सौगात मिल सकती है, जिनमें वंदे भारत की खासियत देखें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अत्याधुनिक 20 कोच वाली होगी, जो जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच 606 किलोमीटर का सफ़र करीब 8 घंटे में पूरा करेगी। इसका रूट मेड़ता रोड, डिगाना, मकराना, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली चलेगी। भुज दिल्ली एक्सप्रेस जालोर होकर चलाने की तैयारी है। इसका प्रस्तावित रूट भुज, समदड़ी, जालोर, पाली, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, दिल्ली रहेगा। इससे मारवाड़, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साबरमती जोधपुर ट्रेन को भी जैसलमेर तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे पश्चिमी राजस्थान को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 65 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। माउंट आबू, बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन केंद्रीय खेल प्रशिक्षण शिविर की पूरी जिम्मेदारी अब संबंधित जिला कलेक्टर्स की होगी। पिछले 65 वर्षों में इन शिविरों का आयोजन पूरी तरह से राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा किया जा रहा था। खेल परिषद की भूमिका देखकर राजस्थान राज्य खेल परिषद अब केवल खिलाड़ियों का चयन करेगी, कोच उपलब्ध कराएगी और बजट ट्रांसफर करेगी। शिविर की अवधि ये दोनों कैंप 21 दिन के होंगे। बांसवाड़ा कैंप 6 से 26 जून तक तथा माउंट आबू कैंप 4 से 24 जून तक जिला प्रशासन की देखरेख में चलेंगे। ट्रैक सूट का प्रावधान। पहली बार कैंप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 2000 के मूल्य के ट्रैक सूट दिए जाएंगे। इससे पहले केवल बेस्ट खिलाड़ियों को ही ट्रैक सूट मिलते थे, बाकी को टी शर्ट दी जाती थी। डाइट खर्च और कुल बजट। प्रत्येक खिलाड़ी की डाइट पर हर दिन 300 से 350 खर्च होंगे। खेल परिषद ने बांसवाड़ा कैंप के लिए 41,21,000 तथा माउंट आबू कैंप के लिए 47,67,250 का बजट कलेक्टर को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। कंप्यूटर लैब्स का डिजिटल उद्घाटन। CSR पहल। राजस्थान ग्रामीण बैंक और एज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योजना के तहत जोधपुर और कोटा जिले के सरकारी स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। इसका डिजिटल उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है।
लाभान्वित स्कूल यह लैब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलासनी जोधपुर और पीएम श्री हीराभाई पारेख राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगंज मंडी कोटा में स्थापित की गई है। कंप्यूटर लैब देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के राजश्री कर्नोट ने 10 मीटर एयर राइफल में सीनियर महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। राजश्री ने 1400 में से 395 स्कोर किए हैं। उनका चयन राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। उनके कोच रजत सिंह राजावत हैं। राजश्री ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जो देहरादून में आयोजित की गई है। राज्य जिम्नास्टिक संघ चुनाव 2026 से 30 के लिए हुए। कोटा में हुए चुनाव में से चैन सिंह राठौड़ को अध्यक्ष, परमेश्वर प्रजापत को सचिव और CS सुधीर शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा अनुराग आर्य को उपाध्यक्ष तथा श्वेत मुदगल को सचिव बनाया गया है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का प्रदेश अधिवेशन 100 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा की गई है। क्षेत्रीय महासभा राजस्थान के झोटवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में 100 सिलाई से प्रशिक्षण रोजगार केंद्र खोलने की योजना है। इसकी शुरुआत गोकुलपुरा में पहले केंद्र के उद्घाटन और सिलाई मशीन वितरण के साथ हुई। नए प्रदेश की कार्यकारिणी अधिवेशन में प्रदीप कुमार सिंह सिंगोली प्रदेशाध्यक्ष, मोती सिंह सांवली को कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। जयपुर जिला अध्यक्ष रूप सिंह राठौड़ बने। प्रतिभा सम्मान महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक लाने वाले विद्यार्थियों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित युवाओं को, समाज से जुड़े युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में गहराता जल संकट, PHED की रिपोर्ट। पानी की मांग में 20% की बढ़ोतरी हुई है। गर्मियों के कारण प्रदेश में पेयजल की मांग 20% तक बढ़ गई है। राज्य के 315 में से 205 शहर और कस्बे तीव्र पेयजल संकट से गुजर रहे हैं। फील्ड में 575 टीमें संकट से निपटने के लिए जलदाय विभाग की 575 टीमें तैनात की गई हैं जो पेयजल हैंडपंप सुधार और ट्यूबवेल मरम्मत की मॉनिटरिंग कर रही हैं। आकस्मिक बजट सरकार ने आकस्मिक कार्यों के लिए 210.71 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। टैंकरों से परिवहन के लिए 105 करोड़ निर्धारित है। प्रत्येक कलेक्टर को 1 करोड़ की इमरजेंसी फंड दिया गया है। 41 सर्किलों में जल जीवन मिशन के तहत जिले को 25 लाख स्वीकृत किए गए हैं। शिकायतों का निवारण विभाग द्वारा चलाए गए राज्य स्तरीय अभियान में 2687 शिकायतों का समाधान किया गया, जिसके तहत 662 हैंडपंप दुरुस्त किए गए और 475 पाइपलाइन लीकेज से ठीक किए गए हैं। PMC स्कूलों में हुनर क्लास अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल परिषद के 639 PMC स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 15 दिवसीय अभिरुचि शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 20 जून तक चलेंगे, जिसमें रटने के बजाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। इसमें डिजिटल साक्षरता, पेंटिंग, क्राफ्ट, संगीत, नाटक, योग, खो-खो, कबड्डी, जूडो, कराटे जैसी सुविधाएं सिखाई जाएगी। इस योजना के लिए 1.78 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है, जिसमें प्रत्येक स्कूल को 10,000 दिए जाएंगे, जिसमें से 9,000 बाहरी एक्सपर्ट्स, अधिकतम 3 प्रशिक्षण के मानदेय और 1,000 सामग्री पर खर्च होंगे। जयपुर में प्रदेश का पहला ड्यूअल सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में STT ग्लोबल डेटा सेंटर के रूप में निजी क्षेत्र का पहला अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। ड्यूअल सोर्स पावर सप्लाई यह राज्य का पहला ऐसा डेटा सेंटर है जिसे स्वतंत्र 2 ग्रिड स्रोतों 220 33 ग्रिड सबस्टेशन और 132 33 kV GSS सीतापुरा से निर्बाध सतत बिजली आपूर्ति मिल रही है। इससे एक ही फीडर से सप्लाई बाधित होने पर खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। क्षमता और निवेश करीब 1.5 एकड़ भूमि में स्थापित डेटा सेंटर की क्षमता 6 मेगावाट IT क्षमता की है और उसके माध्यम से राज्य में करीब 350 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश हुआ है। डिस्कॉम्स ने इसके लिए फरवरी माह में TCOS नियमों में भी बदलाव किया था। लघु उद्योग भारती खोलेगा 30 कौशल विकास केंद्र। लघु उद्योग भारती प्रदेश के 30 शहरों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक मशीनों और उपकरणों की सहायता से उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है। बैठक का निर्णय जगतपुरा स्थित सोन सिंह की स्मृति में कौशल विकास केंद्र में संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। जयपुर प्रांत के अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी सहायता भी दी जाएगी। राजस्थान में सरकार कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना के तहत विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूरी करने वाले राज्य के मूल निवासियों को 1 लाख रुपए की सहायता
सब्सिडी प्रदान करती है। यह राशि सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद देवस्थान विभाग द्वारा प्रति यात्री प्रदान की जाती है। योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम। अनुदान राशि देखें तो 1 लाख रुपए प्रति यात्री। पात्रता या राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। अनुदान जीवन में केवल एक बार ही दिया जाता है। चयन सीमा प्रति वर्ष अधिकतम 100 लाभार्थियों को ही यह सहायता दी जाती है। यदि आवेदकों की संख्या 100 से अधिक होती है तो कंप्यूटर आधारित ड्रॉ निकाला जाता है। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद राज्य सरकार के देवस्थान विभाग पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन समय यात्रा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 को की थी। अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आप यहाँ टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती हैं। अब हम आज के सेशन से संबंधित कुछ MCQs देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारे आज के सेशन से संबंधित MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए राज्य खिलाड़ियों को तैयार करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तर्ज पर 50 प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा। चयनित 50,000 रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना में 20% सीटें पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। थर्ड हमारा गलत है क्योंकि 25,000 रुपये का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता प्रदान किया जाता है, न कि 50,000 का। इसलिए हमारा सही कथन होगा, सही आंसर होगा बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकार नियुक्ति देने की नीति को तहत दी गई नियुक्तियों का कौन सा सुमेलित नहीं है? रवि बिश्नोई क्रिकेट DSP, दिव्यकीर्ति सिंह DSP घुड़सवारी, मोना अग्रवाल पैराशूटिंग, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा खेल कोटा, माननीय कौशिक शूटिंग जिलाधिकारी। नहीं, माननीय कौशिक को भी DSP बनाया गया था। हमारा डी वाला डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में घोषित स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, सुरक्षा कवच और अन्य खेल प्रोत्साहन के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा कवर दिया जाता है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों के लिए 14.12 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। तो इसमें हमारे तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। डी हमारा राइट आंसर होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस अभियान को 25 मई गंगा दशमी से 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाब, बावड़ियों, कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें मकान इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के लक्ष्य है। तो इसमें हमारा सत्य कथन होगा फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि मकानों इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से बढ़ा देने का लक्ष्य नहीं है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के मापदंडों में निम्नलिखित में से विश्लेषण कीजिए कथनों का। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। रेल मार्ग द्वारा 50,000 और हवाई मार्ग द्वारा 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का लाभ मिलेगा। हवाई यात्रा की पूरी सूची के बारे में पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा शामिल है। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। फोर्थ नहीं है क्योंकि 60 वर्ष आयु होनी चाहिए, 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न कि 65 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। पौधार संस्थान को बेस्ट NGO ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, अर्थात फर्स्ट में हमारा बी होगा। सेकंड, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, अपेक्स यूनिवर्सिटी को CSR लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन करियर डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सेकंड में ए होगा। थर्ड में खुशी राणा जोधपुर को अंडर-15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला है और राष्ट्रीय को डून ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए।
राजस्थान में ऑरेंज इकोनॉमी एवीजीसी सेक्टर के नई नीति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से क्रिएटिव सांस्कृतिक उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा इस विकास हेतु नए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राजस्थानी संस्कृति, लोक कला, परंपराओं पर आधारित डिजिटल कंटेंट के तकनीकी सहयोग देना है। सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी सही है। राजस्थान में नवाचार और डेयरी पशुपालन विकास संदर्भ में निम्नलिखित कौन सत्य है। पाली जिले के सोजत में राज्यविका के तहत पहला संगठित गोट मिल्क बकरी के दूध से साबुन शैम्पू प्लांट लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के बीकानेर के वैज्ञानिकों ने ऊँटने के दूध से हाई प्रोटीन पनीर बनाने में सफलता की है। ऊँटने के दूध को जमावट क्षमता बढ़ाने के लिए 30% भेड़ का दूध मिलाया जा रहा है, नहीं इसमें गाय का दूध मिलाया जा रहा था। हमारा फर्स्ट और सेकंड सही रहेगा, क्योंकि इसमें ऊँट के दूध में गाय का दूध मिलाया जा रहा है, न कि बकरी का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन चिंताजनक संदेश दे रहा है। कारण आ है क्योंकि राजस्थान सरकार ने तय बजट के 65% तक वास्तविक उधार 71,261.79 करोड़ रुपए लिया है, जबकि पूंजीगत व्यय बजट का 51.82% ही विकास कार्यों में खर्च कर पाई है। तो हमारा सही आंसर होगा कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाल ही में शुरू हुए स्वच्छ जनगणना पोर्टल के ऑनलाइन प्रथम चरण में आम जन की भागीदारी मात्र 12% के आसपास रही है, क्योंकि आर स्वच्छ जनगणना पोर्टल में लाइव लोकेशन का विकल्प न होने के कारण अधिकांश लोग डिजिटल मैप में स्वयं के घर की लोकेशन सेट करने में असफल रहे हैं। तो हमारा सही आंसर कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 11वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई नंदनकानन वर्तमान में जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश चयनित मंदिरों में विफल साबित हो रही है, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देवस्थान विभाग के मंदिरों की भूमि को भू अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त करवाकर व्यावसायिक परिसर से निर्मित करना था। कथन सही है परंतु कारण गलत है। यहाँ नंदनकानन विकसित करके पेड़ पौधे लगाना था इसका उद्देश्य। ज्योतिष लोक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष 9 तपा के दौरान अत्यधिक गर्मी, तीव्र लू चलने की प्रबल आशंका है। कारण आर है क्योंकि इस वर्ष 27 साल के बाद एक विशेष ज्योतिष संयोग बन रहा है, जिसके तहत 9 दिनों में के 9 तपा के अंतराल में 2 मंगलवार आ रहे हैं और मंगल को अग्नि का कारक माना जाता है। कथन और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। हमारा सही उत्तर होगा ए। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।